वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। हमने कल पढ़ा था द्रव्य और ऊर्जा। हमने फिजिक्स की बेसिक क्लास स्टार्ट की थी। आज हम नए चैप्टर के साथ है आपके बीच में। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर दिया है। आज से हम एक नया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन मीन्स होता है गति। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो मोशन है, गति है, वो आपको बताना है कि गति क्या है, गति किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, मोशन को परिभाषित कीजिए। तो क्या मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप ऐसा ही उत्तर देते हैं कि जब कोई चीज चल रही है मतलब वो गति में है, और यदि कोई चीज स्थिर है तो वो स्थिर है, वो मोशन में नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है क्या ये मोशन में है? पहले तो मैं मोशन को परिभाषित करवाना चाहता हूं। यदि आपसे नहीं यदि आता है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो सामने बोर्ड रखा हुआ है ये क्या मोशन में है और मैं क्या मोशन में हूं? तो आपका उत्तर क्या होगा? यदि आप चल रहे होते तो आप मोशन में होते, और यदि आप स्थिर हैं, आप रेस्ट में हैं, तो आप स्थिर हैं, तब आप मोशन में नहीं हैं। मैं बता दूं, आज के बाद जब भी आपको मोशन के बारे में जानना हो तो मोशन जानने के लिए एक चीज का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वैकल्पिक, एक अलग से एक शब्द का जरूर याद रखना है। ऑब्जर्वर कौन है, वहां पे निरीक्षक कौन है, हमें देख कौन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है मोशन को जानने के लिए। आप बोलेंगे कैसे? जैसे कि एक ट्रेन है और उस ट्रेन में यहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, जस्ट उसके सामने ही एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, और एक और व्यक्ति है जो यहां पर उन्हें देख रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो पहला व्यक्ति जिसका हमने नाम रख दिया राम सिंह, ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसका हमने नाम रख दिया श्याम सिंह, और ये जो तीसरा व्यक्ति है उसका हमने नाम रख दिया जगजीवन सिंह या जगजीवन राम, कुछ भी हमने नाम रख दिया। अब आपको यह बताना है कि ये जो हमारा व्यक्ति है, ये जो जगजीवन है, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो श्याम है वो राम के लिए किस स्थिति में है, और ये जो जगजीवन है उसके लिए किस स्थिति में है। मैंने कहा मोशन जो है, मुझे यदि आप कह रहे हैं कि मैं स्थिर हूं, ठीक है, यदि आप कह रहे हैं कि मैं स्थिर हूं, ठीक है, मैं स्थिर हूं, मैं खड़ा हूं, मैं स्थिर हूं, लेकिन यदि आप हर बार कह रहे हैं कि मैं यदि ऐसा हूं और कोई मुझे देख रहा है तो हर बार मैं उसके लिए स्थिर हूं, हर बार मैं उसके लिए मोशन पे हूं या स्थिर हूं, इस बात का पता ऑब्जर्वर के द्वारा लगेगा। जैसे मैं यहां अभी खड़ा हूं, मुझे कोई चंद्रमा पर से देख रहा है, और जब मुझे चंद्रमा पर से देख रहा होगा तो पृथ्वी क्या हो रही है? पृथ्वी घूम रही है। आप बोलेंगे नहीं देख पाएगा वहां से। अरे तब भी मैंने क्वेश्चन राइज किया कि वो चंद्रमा पर है और वो मुझे देख रहा है, तो याद रखिएगा जो पृथ्वी है वो घूम रही है, तो मैं भी उसको मोशन में दिखूंगा। चंद्रमा पर से मैं उसके लिए मोशन में रहूंगा। उसी तरीके से जैसे राम के सामने जो बैठा व्यक्ति श्याम है, वो राम के लिए जरूर रेस्ट में है, स्थिर है, लेकिन जगजीवन के लिए वो जो श्याम है वो क्या है? मोशन में है। वो क्या है? मोशन में है। ये ट्रेन मोशन में है, वो मोशन में है। तो देखिए, एक ही वस्तु किसी के लिए रेस्ट में भी हो सकती है, मतलब स्थिर में भी हो सकती है, और एक ही वस्तु किसी के लिए मोशन में भी हो सकती है, मतलब गति में भी हो सकती है। मतलब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि मोशन किस पर निर्भर करता है? निरीक्षक पर, ऑब्जर्वर पर। तो देखिए, हम जब भी स्टार्ट करते हैं, जब भी हम मोशन की बात करते हैं, हम मोशन की डिफिनेशन नहीं पढ़ते, आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आज याद रखिएगा कि गति क्या है। आज याद रखिएगा गति क्या है। जब भी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब वो क्या है? मोशन में है। मोशन में कैसे? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, समय के साथ, समय के साथ किसी वस्तु में जो परिवर्तन होता है, समय के साथ जो किसी वस्तु में परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। समय के साथ यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है मतलब वो किस में है, मोशन में है। जैसे देखिए एक ये है और एक ये, ठीक ना, ये ट्रेन है, मानिए कि दो ट्रेनें हैं इधर और इधर, ये दो ट्रेनें हैं और दोनों गतिमान हैं और दोनों सेम स्पीड से गतिमान है, दोनों की चाल समान है, ये भी उसी वेग से, ये भी उसी वेग से। तो याद रखिएगा यदि आप इस साइड देख रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी ट्रेन चल रही है, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सेम है। आपको तब पता चलेगा कि एक ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है जब आप इधर देखेंगे, जब आप इधर देखेंगे तब पता चलेगा अरे ट्रेन तो चल रही है, नहीं समझ पा रहे। याद रखिएगा गति के लिए समय के साथ यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और निरीक्षक पे मोशन बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो आज हम मोशन की जब शुरुआत करेंगे, जब भी हम गति करते हैं तो कुछ ना कुछ दूरी तय करते हैं, जब हम गति करते हैं तो कुछ ना कुछ दूरी तय करते हैं। तो आज हमारे मोशन चैप्टर की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, आज वो होगी डिस्टेंस से। डिस्टेंस माने दूरी, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, दूरी। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछूंगा, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, तो डिस्टेंस है क्या, दूरी है क्या, दूरी, ठीक ना, डिस्टेंस मीन्स दूरी होता है। तो दूरी क्या है, तो देखिएगा दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम दूरी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ 2 पॉइंट, ठीक ना। याद रखिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को, सॉरी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि हमने कहा, जैसा कि हमने कहा यहां पर कोई बिंदु ए है, यहां से कोई यहां पर चला गया और जब यहां पर चला गया तो वहां बिंदु क्या है, बी है, और फिर वो बी से कहां आ गया, फिर वो बिंदु बी से कहां आ गया, सी आ गया, बिंदु बी से कहां आ गया, सी आ गया। तो अब देख रहे हैं आप ए से पहले बी तक गया, ए से बी तक गया, ठीक है, फिर बी से सी आया, बी से कहां तक आया, सी तक आया, ठीक है। मानिए उसे ए से बी तक जाने में कितना लगा, 4, ठीक ना, उसने 4 मीटर तय किया। बी से सी तक जाने में उसने 3 मीटर तय किया, किलोमीटर जो बोलना चाहे, अभी तो आप केवल कल्पना सपोज कर रहे हैं, 4 किलोमीटर तक किया, उसने 3 किलोमीटर तय किया। लेकिन बोलिए तो ये जो उसने तय किया ना ए से बी और बी से सी, जो इसने तय किया, जो दो बिंदुओं के बीच की क्या थी, लंबाई थी, वही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई ही क्या कहलाएगा, दूरी। मतलब उसने टोटल कितनी दूरी तय की, 4 + 3, मतलब उसने 7 किलोमीटर की दूरी तय की, 7 किलोमीटर उसने तय किया। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और दूरी को मीटर में मेजर करते हैं। दूरी को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। हाँ, मीटर का बड़ा मात्रक है क्या है, किलोमीटर। मीटर का बड़ा मात्रक क्या है, किलोमीटर। मीटर का छोटा मात्रक है क्या, सेंटीमीटर। तो और भी मीटर से छोटा तो सेंटीमीटर, और भी बहुत सारे मिलीमीटर। जब भी हम बात करेंगे कन्वर्जन पे भी, तो हमको बताना था दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को अपन क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक ना। द लेंथ ऑफ, ठीक ना, ठीक ना, जब भी किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है उसे हम दूरी कहेंगे। और दूरी आपने देखा ये ए से बी गए, बी से सी गए, 7 किलोमीटर। लेकिन देखिए फिजिक्स में क्या था, जब व्यक्ति देख रहे थे कि दूरी ये है और दूरी हमको ज्यादा तय करनी पड़ रही है, देखिए 4 फिर 3, और इसी को सरलता से एक नया टॉपिक लाया गया, एक नए टॉपिक का जन्म हुआ कि हम क्या करें कि ये दूरी कम हो जाए। तो बोले शॉर्टकट जाओ। कैसा जाओ, शॉर्टकट जाओ, ए से डायरेक्ट सी चले जाओ। और जब ए से सी डायरेक्ट चले गए, ए से सी डायरेक्ट चले गए, तो हमको मानिए मात्र 5 किलोमीटर लगा। क्या लगा, 5 किलोमीटर लगा। 5 किलोमीटर बस हमको दूरी तय करनी पड़ी। तो याद रखिएगा इस टॉपिक में एक नए टॉपिक को जन्म दिया। वो कौन सा टॉपिक था, विस्थापन। दूरी से एक नया टॉपिक जन्म लिया और उस टॉपिक को हम बोलते हैं विस्थापन, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? याद रखिएगा, जो दूरी था उसमें अधिक लंबाई तय करनी पड़ती थी, और उसी का छोटा रूप जिसमें कम से कम लंबाई तय करनी हो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो यहां से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी तो बहुत डिटेल है, अभी तो केवल शुरुआत है। बोलेंगे कि ऐसी बातें आपने साइंस में और थोड़ा सा डीप जाकर के नहीं बात की, बहुत बेसिक बात कर ली। बेसिक बात इसलिए कर ली कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? कि दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगी? बड़ी होगी। ये बात एक कंफर्म हो गई कि दूरी विस्थापन से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कुछ और बात, छोटी तो कभी नहीं होगी। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होगी, हमेशा दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। ठीक ना? विस्थापन इसीलिए टॉपिक ही बनाया गया कि हमको कम से कम लंबाई तय करनी पड़े। तो याद रखिएगा, कम से कम लंबाई तय की जाती है किसमें? विस्थापन में। कम से कम लंबाई तय की जाती है किसमें? विस्थापन में। तो हमने पहली बात कही आपको कि दूरी जो है विस्थापन से बड़ा है। ठीक है, दूरी विस्थापन से बड़ा है, ये पॉइंट हमने आपको समझाया, और हमेशा दूरी विस्थापन से बड़ा होगा। ठीक है, देखिए, लेकिन मैंने कहा कि यहां पे कोई बिंदु ए है और यहां से कुछ दूरी तय करके मैं बिंदु बी पर जाता हूं। ये बिंदु ए है, यहां से कुछ दूरी तय करके मैं बिंदु बी पर जाता हूं। ठीक, बिंदु बी पर चला गया। ये हमारी हो गई दूरी, ये हमारी हो गई क्या? दूरी हो गई। बताइए, अब मैं चाहता हूं कि इसमें भी मैं बोला था दूरी का छोटा रूप विस्थापन, मैं बोला दूरी का छोटा रूप अभी विस्थापन। तो बोलिए, क्या दूरी यहां से यहां तक गए तो दूरी? अब बोलेंगे और शॉर्टकट, तो बताइए इसका कोई शॉर्टकट है? नहीं है ना इसका कोई शॉर्टकट। जिसका शॉर्टकट यही है, मतलब यही दूरी है, यही विस्थापन है। जब किसी का शॉर्टकट ना हो तो यही उसका शॉर्टकट है, मतलब दूरी विस्थापन के बराबर भी होगा। एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि दूरी और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना? लेकिन दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, और मैथ में इस कंडीशन को ऐसे लिखते हैं कि कोई चीज यदि क्या हो, ठीक ना, कोई चीज यदि क्या हो? बड़ा हो, ये ग्रेटर देन का साइन और बराबर भी हो, तो ये साइन जो बताता है कि कभी कभी, इसका मतलब है कभी कभी क्या होता है? दूरी विस्थापन के बराबर भी होता है, बाकी दूरी विस्थापन से बड़ा है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि दूरी जो है विस्थापन से कभी कभी बराबर है, शॉर्टकट रास्ता है। बोलेंगे विस्थापन आसान है, अनूप सर ने कहा विस्थापन आसान है। आप जब स्कूल जाते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं तो याद रखिएगा आप दूरी तय करते हैं। कैसे दूरी तय करते हैं? भाई आपका घर है, आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर आप यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पहुंचे आप, समझिए ना? तो ये आपका दूरी हुआ, ये आपका क्या हुआ? दूरी हुआ। आप जानते हैं, आप जानते होंगे कि जब भी हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, जब भी हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो हमें कम समय लगता है। तो कम समय लगने के कारण उसमें एक कारण विस्थापन भी है। पूछे क्यों? है यहाँ पे अभी ट्रेन चलती है, जीप चलते हैं, जो भी चलते हैं, तो वो ऐसे ऐसे होकर के जाते हैं, वो दूरी तय करते हैं। जबकि जो हवाई जहाज है, जो एरोप्लेन है, वो क्या तय करती है? विस्थापन तय करते हैं। बस कोई बड़ा सा पर्वत ना आ जाए, कोई अड़चन ना आ जाए, इसीलिए एक तो स्पीड उसकी ज्यादा है एरोप्लेन की, और दूसरी चीज वो विस्थापन तय करती है एरोप्लेन। उसको जाना है, ठीक है ना, रीवा से उसको कहाँ जाना है? भोपाल जाना है, डायरेक्ट चलेगी। रीवा से उसको और कहीं पे जाना है, डायरेक्ट चलेगी। तो जब भी अपन जाएंगे, पटना से अपन को दिल्ली जाना है, डायरेक्ट जाएंगे, तो विस्थापन तय होता है, सीधा रास्ता तय होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इस कारण से एरोप्लेन से कम समय लगता है, क्योंकि दूरी मतलब अधिक समय लेगा। ठीक है ना? क्योंकि उसकी लंबाई अधिक होती है, लेकिन जो विस्थापन होता है उसकी लंबाई दूरी की तुलना में कम होती है, लेकिन पर कभी कभी दूरी विस्थापन के बराबर होता है। अगली बात मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं? अगली बात मैं आपसे यह बताना चाहता हूं दूरी और विस्थापन पे। ठीक है, कि जो दूरी है, ठीक ना, जो दूरी है, जब भी इसको निकालते हैं, मैंने कहा आपसे कि मैं पहले 4 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर मैंने कहा मैं यहां से 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा हूं। ठीक है, यहां से 4 किलोमीटर दूरी मैंने इस दिशा में तय की, फिर 3 किलोमीटर दूरी कर रहा हूं,
मैंने टोटल दूरी कितनी तय की। तो जब मैं आपसे टोटल दूरी पूछूंगा तो आपका उत्तर होगा 4 + 3 मतलब कितनी दूरी तय की मैंने, 7 किलोमीटर, 7 मीटर दूरी तय की। जो भी आपको बोला मीटर में बोलेगा तो मीटर, किलोमीटर में की, मैंने 7 दूरी तय की। लेकिन यदि आपसे कह दूं यदि मैंने कह दिया कि विस्थापन बताइए, आप विस्थापन बताइए, इसकी विस्थापन क्या होगी, तो याद रखिएगा विस्थापन मैंने कहा था क्या, शॉर्टकट डिस्टेंस, ठीक ना, जो सबसे कम लंबाई होगी। तो याद रखिएगा इसकी कम लंबाई ये है। अब ऐसे टाइम पे जब दूरी है, ठीक ना, जो दूरी है उसको ऐसे नहीं निकालेंगे 4 + 3। दूरी निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनस, इसको ठीक है लेंथ, और इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, बेस बोलते हैं, समझे। और ये बोलने लेंथ बोल दिया, परपेंडिकुलर बोल दो, परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसका कर्ण, ये दूरी हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे, 4 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग 16 होगा। वर्ग का मतलब होता है 2 बार उसी संख्या का गुणा। तो 4 चौक 16, 3 त्रिकाई 9 और 16 9 कितना हो गया 25। और यहाँ पे पता है कि कर्ण का क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो कितना हो गया 25। अब स्क्वायर को हटाना है, तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, √25। और √25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। मतलब इसे कितना तय करना पड़ा, 5 मीटर तय करना पड़ेगा। ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, टोटल कितने मीटर, 7 मीटर। देखिए दूरी आई 7 मीटर, विस्थापन आया 5 मीटर। तो देखिए दूरी बड़ी है। दूरी क्यों बड़ी है, क्योंकि दूरी ज्यादा लंबाई लेती है। विस्थापन क्यों कम आया, क्योंकि ये कम लंबाई लेती है। तो याद रखिएगा कि ये हमने कुछ बेसिक बातें की दूरी और विस्थापन पे। आगे देखते हैं। मैं आज बता दूं आपको, ये जो दूरी है, दूरी में दिशा मायने नहीं रखता, दूरी में दिशा मायने नहीं रखता। दूरी में केवल परिमाण को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या रखता है महत्व, मैग्नीट्यूड महत्व रखता है। लेकिन जो विस्थापन है उसमें क्या महत्व रखता है, मैग्नीट्यूड तो रखता ही है, परिमाण तो महत्व रखता ही है, लेकिन परिमाण के साथ दिशा भी महत्व रखती है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा परिमाण क्या है। मैं बता देता हूं कि जब भी कोई आंकिक मान, कोई न्यूमरल वैल्यू, कोई आंकिक मान और कोई भी मात्रक मतलब इकाई एक साथ लिखा हो तो हम उसे परिमाण कहेंगे। आप बोलेंगे दूरी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, तो लंबाई को मीटर में मेजर करेंगे। हमने कह दिया 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। बोलो आंकिक मान क्या है, 2। मात्रक क्या है लंबाई का, मीटर है कि नहीं है, मात्रक क्या है, मीटर। तो ये जो 2 मीटर लिखा ये क्या है, परिमाण है, ये परिमाण है। विस्थापन निकाला, ठीक है ना, जैसे 7 मीटर आया था, हमने विस्थापन निकाला था 5 मीटर आया। तो देखो 5 मीटर तो आया, 5 मीटर तो आया, तो परिमाण तो इसमें भी आया। मैंने परिणाम नहीं परिमाण कह रहा हूं। आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल को द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरल वैल्यू एंड यूनिट दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा महत्व रखता है। विस्थापन में दिशा महत्व रखता है, विस्थापन में दिशा महत्व रखता है कि यदि आप दूरी के विपरीत दिशा में, यदि दूरी के दिशा में यदि आप विस्थापन कर रहे हैं तो धनात्मक होगा, लेकिन दूरी के विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, विस्थापन ऋणात्मक होगा। मैं अभी बात करूंगा उस पर, लेकिन विस्थापन अभी तो याद रखिएगा कि विस्थापन में क्या महत्व रखता है, दिशा महत्व रखता है। अब विस्थापन में जब दिशा महत्व रखता है तो क्या होता है, विस्थापन में जब दिशा महत्व रखता है, बताना पड़ेगा कि 5 मीटर आपने किस दिशा में तय किया। यहाँ पे केवल 5 मीटर 7 मीटर कहकर काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहना पड़ेगा कि 5 मीटर पूर्व दिशा में चला, ईस्ट में चला। मतलब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता है, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता है उसे हम बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं, सदिश राशि। इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जो दूरी होता है उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश को स्केलर कहते हैं,
ठीक ना, स्केलर क्वांटिटी, और इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि और सदिश राशि। तो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। तो ये भी बात हमारी क्लियर हो गई, ये भी बात हमारी क्लियर हो गई। अब देखिए एक बात मैं क्या कह रहा हूं, ये बात मैं ये कह रहा हूं मैं कि हमारे पास ठीक है, हमारे पास ये एक ठीक है दूरी है, ये हमारे पास एक दूरी है। हम यहां से यहां गए 4 मीटर, यहां से यहां गए 3 मीटर, हमने कहा 7 मीटर दूरी है, हमने ये कहा विस्थापन है। लेकिन फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स में एक बात ये हो गई, फिजिक्स में एक बात ये हो गई कि हम यहां से यहां तक गए, हम यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, ठीक है, ये दूरी है, ये दूरी है। लेकिन वो फिजिक्स कहता है जो विस्थापन है वो केवल यही है, शॉर्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक चले गए, मानिए सीधा रास्ता है तो यही विस्थापन है, ये शॉर्ट डिस्टेंस, यही विस्थापन है। लेकिन जब दूरी था, यही दूरी था, यहां से ए से बी तक आ गए, ये दूरी भी है क्योंकि इसमें परिमाण है 2 मीटर 3 मीटर, ये विस्थापन भी क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस भी यही है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु भी यही है, ठीक है। तो विस्थापन भी मैं कहा था दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर होते हैं, है ना। लेकिन एक बात ये बताओ, ये क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स, विस्थापन में मानो दूरी में तुम यहां से यहां तक गए 5 मीटर, फिर यहां से यहां आए 5 मीटर, तो टोटल कितनी दूरी तय की है, 10 मीटर, 10 मीटर तय किए ना, क्योंकि दूरी पहले 5 मीटर गए फिर 5 मीटर आए तो टोटल 10 मीटर। लेकिन विस्थापन कहता है कि आप यहां से यहां तक गए, विस्थापन 5 मीटर था, पर अब आप बी से ए आ रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं, तो जब बी से आप ए पहुंचेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, -5 हो जाएगा, और प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों एक दूसरे को काट देगा, प्लस का 5 माइनस का 5 और कितना 0 हो जाएगा। मतलब विस्थापन कहता है कि जब आप गए थे तो आए ही क्यों, ठीक ना। अब बोलो ऐसा कोई संभव है हम चले जाए कहीं फिर दोबारा आए ही ना, जैसे पहले जंगल में चले गए, जंगल में से दोबारा आए। लेकिन फिजिक्स कहता है, ठीक ना, कि विस्थापन टॉपिक में हमने दिशा को ध्यान में रखा है। जब यहां से यहां तक गए तो मैं धनात्मक था, जब तुम ए से बी तक की बस बात हुई थी तो तुम बी से ए चले आए, मतलब विपरीत दिशा में चले आए, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब क्या, दूरी केवल धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन में दिशा भी माने रखता है। जब दोबारा जा रहे हो तो ऋणात्मक हो जाएगा, और प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूरी केवल धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि विस्थापन जो है, एक बात कहता हूं मैं कि एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे कह के बहुत सारी बातें बता देता हूं, नहीं समझ पा रहे हैं तो याद रखिएगा, जो विस्थापन है, जो विस्थापन, तो मेरे इस पे मत जाए, एक बात बताता हूँ, वो मेरे लिए एक ही बात होती है। मैं जीवन भर सोच रहा हूँ कि मैं ही सोचूं कि यार इसको ये बात नहीं पता है, और मैं एक बात बताता हूँ। जैसे जैसे आप किसी कहानी में सुनो, एक राजा था, जैसे वो, लेकिन क्या हो गया, पास्ट में चला गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बात बताता हूँ, मतलब हर बार कुछ नया होगा और उसी जोश के साथ होगा। तो याद रखिएगा, विस्थापन हम सुबह से लेकर के 6 से लेकर के रात को 8-10 बजे तक बैच चलाते हैं। हम जितने जोश से 6 बजे का बैच पढ़ाते हैं, उतने ही जोश से हम 8 बजे का बैच भी, 7 बजे का बैच भी पढ़ाते हैं। उसमें बच्चे को बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वो थक चुके हैं। याद रखिएगा, जो विस्थापन है, विस्थापन 3 कंडीशन में 0 हो सकती है, ठीक है। कैसे, यदि कोई चीज लौट करके वहीं पर चली आई, जहां से चली थी, विस्थापन 0 होगा। रिटर्न हो गई यदि वहीं पर, तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। दूसरी बात, विस्थापन तब 0 होगा जब किसी वृत्तीय पथ में कोई चक्कर लगा रहा है और एक चक्कर पूर्ण कर रहा है, एक वृत्तीय पथ में एक चक्कर पूर्ण कर रहा है, तब भी विस्थापन 0 होगा। और विस्थापन एक जगह तब 0 होगा जब कोई वस्तु इस विरामावस्था में होगी। किस अवस्था में होगी, विरामावस्था में होगी, रेस्ट में होगी, तो भी 0 होगा। बोलोगे कैसे, देखिए मैं यहाँ पे था, यहां से यहां गया, बी तक गया, अब बी से चलकर फिर यहां पे आ गया, कोई बोलेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। आपसे किसी ने कहा कि ये कोई व्रत है 2 किलोमीटर का है, ठीक ना, इसकी परिधि, चलो 2 भी बात करते हैं। यहाँ 2 किलोमीटर के बीच में एक सर्किल है, एक गोला है, इसके बीच की जगह कितने की है, 2 किलोमीटर की। बोल रहा है कि कोई यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट क्या है, ए है, और बोल रहा है कि ये चक्कर लगा के फिर से यहाँ पे आ जाता है। बोलो, चक्कर लगा करके फिर से यहीं पर आ जाता है, बोलो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। वृत्त में कोई भी यदि पूरा चक्कर लगाता है तो विस्थापन क्या होगा, 0। जहां से चला था वहीं पे लौट करके आ गया तो विस्थापन क्या होगा, 0। और विरामावस्था, जब कोई वस्तु क्या है, स्थिर है, रुकी हुई है, तो गति नहीं, कुछ लंबाई ही नहीं तय कर रही है, तब भी विस्थापन क्या होगा, 0। फिर हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन क्या हम पूछ रहे हैं, मानिए कि यहाँ पर कोई एक वृत्त है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 2 मीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, 2 मीटर है। यहाँ पे कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है,
पूछ दिया कि ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो बताइए यहाँ पे ए से बी तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, बताइए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, यह है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि। अब यदि कोई आपसे पूछता है ये बताइए कि यहां से यहां तक जाने में उसने मतलब आधा दूरी तय किया ना, आधा चक्कर लगाया, आधा चक्कर मतलब 1/2, मतलब बटे में क्या आएगा 2, 1 का गुणा हुआ तो वही चीज आ जाएगी, यहाँ 2 लिख सकता हूं, ठीक ना। अब इसकी त्रिज्या कितने मीटर लिखी है, इसकी त्रिज्या कितने मीटर लिखी है, इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या है 2 मीटर। तो r की जगह अपन क्या लिखेंगे, r की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 2 मीटर है यहाँ पे त्रिज्या। बोलिए इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से गुणा कर दिया हमने, तो क्या जाएगा 2 पाई आ जाएगा, मतलब दूरी इसकी क्या होगी 2 पाई होगी। लेकिन यदि यहीं पे कोई आपसे पूछता है कि इसका विस्थापन क्या होगा, आपसे क्या पूछता है विस्थापन क्या होगा, तो आपको तो पता है ना विस्थापन माने क्या, शॉर्टकट। अब ए से बी तक आपको क्यों जाना है महाराज, विस्थापन तो कह रहे ये तो दूरी है ना, इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट तो ये है ना। और आपको पता है कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, वो इधर भी 2 मीटर है और हर जगह से केंद्र के परिधि से, हर जगह से केंद्र और परिधि के बीच की दूरी समान होती है, मतलब यहां से यहां तक 2 मीटर, तो यहां से यहां तक भी 2 मीटर, मतलब टोटल विस्थापन कितने मीटर, 4 मीटर। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, दूरी और विस्थापन को ज्ञात कर पाएंगे। देखिए क्या है कि हमारा समय हो चुका है और घड़ी जवाब दे रही है ना, बच्चे भी बाहर आ चुके हैं अगले बैच के लिए। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।